तो कैसी हो जी, मजे में हो, अच्छे से हो। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नया सा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके नाम से फिजिक्स का नाम चलता है अभी, उसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। और उनका नाम है न्यूटन साहब, यानी कि न्यूटन बाबा। और उसके बारे में वो कौन कौन से लॉ दिए थे, क्या क्या दिए थे, उसी सब के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम आपको पता है? अच्छा, ये कौन से क्लास का हम लोग सीख रहे हैं? ये क्लास नंबर 9 का सीख रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम तो आपको याद हो गया होगा। अच्छा, ये कौन सा पार्ट है अपना? ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आज क्या देखने वाले हैं जान लीजिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के बारे में न्यूटन साहब का क्या क्या कहना था। समझ में आए? हाँ, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के बारे में, यानी कि मोशन का क्या क्या नियम दिए थे न्यूटन बाबा साहब, उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में अच्छे से हम लोग को सीखना है। ठीक है, देखिए क्या है, आइजैक न्यूटन। हाँ, न्यूटन का पूरा नाम अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज। देखिए आइजैक न्यूटन साहब क्या दिए? 3 गो लॉ दिए, 3 गो नियम दिए। ठीक है, टू डिस्क्राइब द मोशन, यानी कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि कोई भी बॉडी का मोशन, कोई भी बॉडी का अगर मोशन होता रहेगा तो उसके लिए उन्होंने 3 गो लॉ दिए। 3 लॉ। ठीक है, 3 गो नियम। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। आइजैक न्यूटन हैज गिवन 3 लॉज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। दीज लॉज आर कॉल्ड या आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके आगे आपको लिख लेना है, दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझ में आया? ठीक, ये तो आपका ऐसे ही हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं। इसमें मेन चीज यही है कि न्यूटन बाबा का जो नाम है, पूरा नाम है आइजैक न्यूटन, और इन्होंने मोशन के लिए 3 गो लॉ दिए थे। ठीक है, अब हम लोग सीख लेते हैं ये 3 गो लॉ जो दिए थे, कौन कौन दिए थे। तो नाम इनका मतलब आसान है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वही बात है, देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सीधे सिंपल में से लिखिएगा, या न्यूटन सेकेंड लॉ, या न्यूटन थर्ड लॉ। तो चलिए, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपको पूरे में लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बहुत बहुत छोटा सा चीज है लिखा हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से देखना है। पहले हम लोग को सीखना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में न्यूटन साहब ने क्या कहा, क्या दिया। ठीक है, देखिए ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा। पहला बात समझ में आया? मेरा बात पहला बात समझ में आया कि नहीं? ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे अगर ये मार्कर अपना इस मेरे हाथ पर यहाँ से रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहेगा। पहली बात। चलिए आगे, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। अगर कोई बॉडी अगर मोशन में होगा तो क्या चाहेगा? कंटिन्यू इन मोशन, यानी कि वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। दूसरा पॉइंट भी समझ में आया? पहला पॉइंट क्या था कि कोई अगर बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा। दूसरा पॉइंट में उन्होंने बताया कि अगर कोई मोशन में रहेगा, अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि ऐसे कोई मूव कर रहा है, तो मोशन में ही रहना चाहेगा। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो मोशन वाला बात जो कर रहा है ना, किसके लिए? सर्कुलर लाइन के लिए नहीं, स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहा है। ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हो चाहेगा कि हम अपना मोशन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मार्कर अगर ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा है, इसका जो यूनिफॉर्म स्पीड होगा ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ और स्ट्रेट लाइन में वो मूव करते रहना चाहे। समझ में आया? ठीक, यहाँ तो हो गया। अब देखिए, अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, या नहीं तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक। समझ में आया? आप सिंपल बात समझिए। मान लीजिए ये ऐसे रेस्ट में है, ठीक है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। कब तक रेस्ट में रहना चाहेगा? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे देखिए मेरा हम अपने इस हाथ से इस पर एक्सटर्नल फोर्स अगर ऐसे लगाएंगे तब ये रेस्ट में रहना चाहेगा नहीं, तब ये आगे बढ़ा कि नहीं, और अगर कस लगाएंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? तब इसका रेस्ट में जो रहना चाह रहा था वो नहीं रह पाएगा। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या था कि मोशन में है, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऐसे मोशन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम मोशन करते हुए रहना चाहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। अब ऐसे हम करते जा रहे हैं, उधर से क्या आया, एक साइकिल वाला आया, हम मतलब ऐसा फोर्स लगाया कि हम ऐसे जा रहे थे ना, तो इधर क्यों हो गया, अब इधर मूव करने लगा। समझ में आए? हाँ, तो यानी कि कैसे हम मतलब जो हम जिस मतलब मोशन में रहना चाह रहे थे, तो कैसे मतलब चेंज हो गया, एक्सटर्नल फोर्स लगा, यानी कोई बाइसाइकिल से मतलब हम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा है, जिस कारण से हम इधर जा रहे हैं तो सीधे इधर घुमा के इधर क्यों हम जाने लगे। समझ में आया? ठीक, तो ये हो गया। एक बार फिर से जान लेते हैं। A body at rest will remain at rest, and a body in motion will continue in motion in a straight line, याद रखना है, in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion। यही तक है अपना ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बताइए, न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया, तो अगर आप इतना अच्छे से लिख देते हैं तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? और समझ में तो आ ही गया होगा कि जो बॉडी, जैसे आप लोग इनर्शिया जो इसके पिछले वीडियो में बताए थे, तो सेम वही बात है। लेकिन इनर्शिया का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मतलब आप जैसे बाइक से या साइकिल से जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके मतलब जा रहे हैं तो ब्रेक जो देते हैं तो फटाक से आप आगे की ओर से झुकाया जाता है ना, यानी कि जितना स्पीड में हम जा रहे होते हैं उतना स्पीड में हमारा बॉडी भी जा रहा होता है। जैसे ब्रेक लेते हैं तो फटाक से आगे हो जाता है, तो वही जो ऐसे होता है तो वही इनर्शिया कहलाता है। समझ में आया? ठीक, यानी कि वहां पर भी मतलब वही होता है कि जो बॉडी जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में रहना चाहता है। समझ में आया? तो उसी को ये बता दिए बाबा न्यूटन साहब रे। समझ में आया? और भी कौन से लॉ में, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। याद रखना है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया था, तो ये बात कहा गया था। ओके, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं नोट में। देखिए, ग्रेटर इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट और मोशन। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी का ग्रेटर इनर्शिया होगा, तो इफ मैंने कोनो बॉडी है और उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है, इसको अगर हमको रोकना है तो हम एक उंगली से ऐसे करेंगे तो ये आराम से रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी में क्या रहेगा कि अगर इधर से बहुत बड़ा ट्रक जाता हुआ रहेगा, हम चाहेंगे कि उधर से एक उंगली से ऐसे रोके, तो रुकेगा नहीं, रुकेगा। मतलब क्या हुआ है कि इसके पास कम इनर्शिया था तो कम में फोर्स लगाएंगे तो ये रुक जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा इनर्शिया वाला चीज रहेगा, ज्यादा इनर्शिया वाला कोई बॉडी रहेगा, तो उसके लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? गुड। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ अ बॉडी हैज मोर मास। हाँ, अगर कोई बॉडी के पास ज्यादा मास रहेगा, इट हैज मोर इनर्शिया, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इसके पास मास कम है ना, मास इसके पास कम है, तो ये अपना मूव कर रहा था ऐसे, तो इसके लिए इसके पास इनर्शिया मतलब कम होगा, यानी कि कम मास रहेगा तो उसके पास इनर्शिया भी कम होगा। लेकिन उसी में अगर बहुत बड़ा अगर ट्रक है, ठीक है, या ट्रेन है, तो उसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया होता है। तो उसीलिए देखते हैं ट्रक में या ट्रेन में अगर हमको रोकना होता है, वो आगे बहुत दूर आगे रोकना होता है, तो हमको यहीं से ब्रेक लगाना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे वहां पे रुकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हमको ऐसे चल रहा है तो हमको अगर यहाँ रोकना है तो यहीं पे हम फोर्स लगाएंगे, यहीं पे रुक जाता है। समझ में आया? तो क्या बात है इसमें याद रखना है कि अगर इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब क्या हो गया कि हमको उसको रोकने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी बॉडी का मास अगर ज्यादा रहेगा तब उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा, मोर इनर्शिया भी उसके पास होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार ही मतलब ये फोर्स का डेफिनेशन भी आ जाता है अपना। तो बताइए, फोर्स का डेफिनेशन कहने का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे क्या होता है कि अगर ज्यादा मास रहेगा तो मतलब इनर्शिया भी उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, फोर्स का फॉर्मूला तो आपको हम पिछले वीडियो में, शायद पहले ही वीडियो में आपको बताए हुए हैं। फोर्स का डेफिनेशन मतलब फोर्स का डेफिनेशन भी बताए हुए हैं, उसका फॉर्मूला भी बताए हुए हैं। नहीं याद है तो एक बार लिख लीजिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और भी कई सारी चीज बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप वहाँ पर हम पहुंचेंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब आराम से हमसे पूछिएगा, आराम से हम आपको बता देंगे। अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, काहे नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। अगर आप हमसे होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप अपने गार्जियन या मम्मी पापा जी से बात करवा दीजिए। मेरे पास अगर टाइम होगा तो हम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे अपना होम ट्यूशन, ठीक है। अगर आप सीतामढ़ी में कहीं भी रहते होइएगा फ्री में, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करना है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है और याद करके मिलते हैं आपसे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
ठीक है, गुड, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।